हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 20 कवर करेंगे। ओके, बाकी के 19 टेस्ट की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। सो प्लीज़ वो सारे ही टेस्ट आप लोग लगा लेना। यूपीपीसीएस एंड आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा क्वालिटी अच्छी है और जीएस के हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं लिए गए हैं, तो आप अपने जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वो पढ़ने के बाद आप ये टेस्ट लगा सकते हो। एक बात मुझे क्लियर करनी थी, एक क्वेश्चन था, आई थिंक वो टेस्ट नंबर 18 था, राइट। आज 20 है तो 19 18 आई थिंक 18 की बात है। तो उसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पुलिकट झील को मैंने जो है प्राकृतिक, जो वो एक प्राकृतिक झील है जिसको मैंने मानव निर्मित झील गलती से बोल दिया है, लेकिन उसमें जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, बाय चांस मिस्टेक हो गई और मैंने उसको वो बोल दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर दैट। दूसरी चीज़, उसमें मैं नाम में यहाँ मेंशन नहीं करूँगी, उसमें कमेंट किया है किसी ने कि मतलब जो भी है कि एक मिस्टेक ऐसी हो जाती है तो उससे विश्वास हट जाता है, वॉट एवर। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक बहुत माइनर सी मिस्टेक है और सबको पता है कि अंडरस्टैंडिंग वाली कुछ मिस्टेक्स होती हैं। पता है सामने वाले को कि ये चीज़ होगी, उसके बावजूद भी वहाँ मैंने बहुत बड़ी कोई गलत थ्योरी नहीं दिखा दी थी, आप लोगों को कोई थ्योरी नहीं बताई थी, तो इतना ज़्यादा उस पर इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत गलत चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं तो आप कोई और चैनल फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोशिश मैं यही करती हूँ सब कुछ सही बताऊँ, लेकिन वो मैं गलती से मैंने बोल दिया था ऐसा। ठीक है, पढ़ा सब कुछ सही था, वहाँ पर मिस्टेक हो गई, निकल गया मेरे मुंह से वो। सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप इतना इशू मत बनाया करिए चीज़ों का, आप भी समझदार हो, सिविल की तैयारी कर रहे हो तो कुछ चीज़ों को हैंडल कर लिया करिए। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ऑप्शंस हैं, मतलब जो स्टेटमेंट है वो पहला है, नील हरित शैवालों से हरित लवक का विकास हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट है, हरित लवक निर्माण में कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युगलीना को छोड़कर किसी भी जंतु में पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। सही उत्तर चयन करना है हमें, तो केवल 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही या फिर तीनों ही सही हैं। ठीक है, तो देखिए तीनों ही स्टेटमेंट को आप पहले ठीक से पढ़ लीजिए। हरित लवक निर्माण में कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या ये सही है? जी नहीं, क्योंकि कैल्शियम नहीं, वह मैग्नीशियम है जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हरित लवक निर्माण में। ठीक है, बाकी के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड। देख लेते हैं कोई ऑप्शन है या नहीं। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैल्शियम नहीं बल्कि मैग्नीशियम हरित लवक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अन्य कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। सरसों के तेल में तीखी गंध का कारण है। ऑप्शंस हैं, सल्फर यौगिक, एलिल आइसो थायोसाइनेट, एरोसिक अम्ल या फिर लिनोलिक अम्ल। ठीक है, तीखी गंध का रीज़न पूछा गया है। जो सरसों का तेल होता है उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है। ठीक है, तो इसका जो रीज़न होता है वो होता है एलिल आइसो थायोसाइनेट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सरसों के तेल में तीखी गंध का कारण एलिल आइसो थायोसाइनेट है, जबकि सरसों के तेल में एरोसिक अम्ल पाई जाती है। इस चीज़ को याद रखना। देखिए उसमें पाई दोनों चीज़ें जाती हैं, बट रीज़न किसका पूछा गया है? तीखी गंध का, तो उसका रीज़न ये है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं, प्रवाल, सिलेंट्रेटा, केचुआ, एनेलिडा, सैंड फ्लाई, इंसेक्टा एंड किलनी रिलेटेड टू मोलस्का। इनकरेक्ट जो है हमें इसमें से बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी बिल्कुल करेक्ट है। डी जो है इसमें इनकरेक्ट है, तो आंसर इस क्वेश्चन का हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, जो कि इसमें इनकरेक्ट है। किलनी मकड़ी, टिक व माइट व बिच्छू आदि अरेक्नाइडा वर्ग के हैं, जबकि मोलस्का वर्ग में घोंघा व ऑक्टोपस आते हैं। अन्य युग्म बिल्कुल सही है। ठीक है,
तो उसका वर्ग जो है वो डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। डीएनए में कौन सी अमीनो अम्ल पाई जाती है? टायरोसिन, प्रोलाइन, सेरीन एंड टोराइन। डीएनए में कौन सी अमीनो अम्ल पाई जाती है? ओके, तो देखिए वो है आपकी टायरोसिन। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। डीएनए में टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसके बाद हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। ओके, इसका कार्य शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसकी इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं, केवल एक सही है, केवल 1 व 2 सही है, 1 व 3 सही है, या फिर तीनों ही सही है। एक्चुअली इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 जो है, इसका कार्य शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना होता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसकी इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, नो इट्स रॉन्ग, इसकी इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। ओके, तो ये जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है, यस बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तंत्रिका तंत्र की इकाई को नेफ्रॉन नहीं बल्कि न्यूरॉन कहते हैं। नेफ्रॉन किडनी यानी वृक्क की इकाई है। अन्य कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? योर ऑप्शंस आर, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग 7 to 8% होती है। प्लाज्मा रक्त का 55 to 60% भाग होता है, प्लाज्मा रक्त का। एंड प्लाज्मा में 80 to 85% जल होता है। लास्ट है, रुधिर कणिकाएँ रक्त का 40 to 45% भाग होती हैं। इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है, गलत ऑप्शन कौन सा है, वो हमें बताना है। प्लाज्मा में 80 to 85% जल होता है, क्या ये सही है? हाँ, ये आंसर सही है इस क्वेश्चन का, लेकिन स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि प्लाज्मा में जल की मात्रा 90 to 92% होती है। एंड तथा शेष कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अन्य विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ओके 7 की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। पीलिया या कामला पाचन तंत्र संबंधी रोग है। इस रोग में वृक्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों गलत हैं, या फिर दोनों सही हैं? ओके, सो क्वेश्चन जो है इसमें स्टेटमेंट दोबारा एक बार पढ़ लेती हूँ मैं। पीलिया या कामला पाचन तंत्र संबंधी रोग है। इस रोग में वृक्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पीलिया या कामला पाचन तंत्र संबंधी रोग है, बिल्कुल करेक्ट है। इस रोग में वृक्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ए आंसर हो जाएगा। पीलिया पाचन तंत्र संबंधी रोग है, इसके यकृत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ना कि वृक्क पर, इस वजह से वो गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 8, वृक्क के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि वृक्क मानव रक्त से उत्सर्जी पदार्थों को हटाने के साथ रक्त में लाभदायक तत्वों को बनाए रखने में सहायक होता है। ऑप्शंस हमेशा की तरह सेम ही होंगे, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, वही है तीनों ऑप्शंस। तो बहुत ही इरिटेटिंग होता है इन्हें पढ़ना, इसे नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और सही रीज़न है, और साथ में रीज़न इसका सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। दैट्स वाई ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, वृक्क के बिना कोई मनुष्य या स्तनी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि वृक्क रक्त से विषैले उत्सर्जी पदार्थों को अलग करता है तथा लाभदायक तत्वों को रक्त में बनाए रखने में मदद करता है। ओके, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। विटामिन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका नामकरण कैसिमिर फंक ने किया था। ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं।
इनको सहायक आहार कारक कहा जाता है। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं? आपको तो यही लगता होगा कि करते हैं। देखिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का डी है, बट स्टेटमेंट ये रॉन्ग है क्योंकि ऐसा नहीं है। विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, ये शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। बाकी के जो विकल्प हैं बिल्कुल सही हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनकरेक्ट ऑप्शन हमें इसमें से चूज करना है। एक तरफ हार्मोन दे रखे हैं, एक तरफ जो है श्रावण दे रखा है। सो देख लेते हैं। वेसोप्रोसिन पीयूष ग्रंथि एंड ऑक्सीटोसिन पीयूष ग्रंथि एंड पैराथार्मोन पीयूष ग्रंथि एंड ADH हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि। देखिए इसमें से इनकरेक्ट हमें पता करना है। सो आंसर है करेक्ट सी, क्योंकि जो पैराथार्मोन है वह पैराथायरॉयड ग्रंथि से रिलेटेड है, ना कि पीयूष ग्रंथि से। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। पैराथार्मोन हार्मोन का श्रावण पैराथायरॉयड ग्रंथि से होता है, जबकि अन्य युग्म बिल्कुल सही है। सल्फा दवाइयों का प्रयोग किसके द्वारा होने वाली बीमारियों के उपचार में किया जाता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, आनुवंशिक। सल्फा दवाइयों का यूज़ किसके द्वारा होने वाली बीमारियों के उपचार में किया जाता है? क्वेश्चन को कभी कभी घुमा फिरा के भी दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दे दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि वह कौन सी बीमारी है किसके द्वारा होती है जिसमें सल्फा दवाइयों का यूज़ किया जाता है। ओके, तो वो है आपकी जीवाणु के द्वारा जो भी बीमारियाँ होती हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग शरीर के भीतरी अंगों की विस्तृत तस्वीर लेने हेतु किया जाता है? योर ऑप्शंस आर MRI, BMD, EEG या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखिए MRI का जो यूज़ किया जाता है वो जो भी हमारे अंदर के पार्ट्स होते हैं उनका एक क्लियर एंड जो है एक बिग पिक्चर लिया जा सके, उस वजह से उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो इसको आप याद रखना। इसके द्वारा रेडियो तरंगों का प्रयोग कर शरीर के भीतरी अंगों की विस्तृत तस्वीर ली जाती है। ठीक है, तो MRI फुल फॉर्म यहाँ पर दे रखी है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके, इमेजिंग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम अनुसूचित जाति किस राज्य में निवास करती है? योर ऑप्शंस आर असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। तो 2011 की जो जनगणना है, अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो है आपका मिजोरम राज्य। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम अनुसूचित जाति मिजोरम में 0.1% निवास करती है। उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है? ऑप्शंस हैं पूर्वी हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में, उत्तरी हिस्से में या फिर दक्षिणी हिस्से में। ठीक है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। ओके, तो पश्चिमी हिस्सा जो है यूपी का, वहाँ पर कृषि श्रम उत्पादकता सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ओके, तो ये कुछ फेमस चीज़ें दे रखी हैं कुछ जगहों की, जैसे लंगड़ा आम रिलेटेड टू वाराणसी, चौसा आम सहारनपुर, दशहरी आम मलिहाबाद एंड रटौल आम प्रयागराज। ठीक है, तो इसमें से इनकरेक्ट बताना है ना। तो देखिए जो रटौल आम है ना, ये मेरठ से रिलेटेड है, ना कि प्रयागराज से। ठीक है, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। रटौल आम का विशेष क्षेत्र मेरठ व बागपत है, जबकि प्रयागराज अमरूद उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, अन्य युग्म बिल्कुल सही है, इसको याद रखना, ये पूछा जाता है प्रयागराज का जो है अमरूद से रिलेटेड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। रिहंद बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय का विकास हुआ है।
ओबरा जल विद्युत परियोजना सोनभद्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश की पहली तापीय परियोजना रूस के सहयोग से विकसित की गई थी। हमें बताना है केवल एक सही है, दो सही है, या फिर एक और दो दोनों सही है, या फिर एक दो तीन, यानी कि ये सारे ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रिहंद बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय का विकास हुआ है। ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मैं ये बता दे रही हूँ आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में दिए गए तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, इसलिए डी आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? यूपी PCS 2020 में पूछा गया प्रश्न है ये, आई थिंक पूछा गया प्रश्न है जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको भी हमें यही लगता है, क्योंकि उस टाइम पर हम उन क्वेश्चंस को लगा रहे होते हैं तो माइंड में ये रहा आता है कि हाँ ये क्वेश्चन भी आया था, है ना। तो जहाँ तक मेरे को याद है ये क्वेश्चन आया था। सो हाँ जी, बताइए कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, मैंने स्पेशल टॉपिक दिया था पेड वाले जो बच्चे हैं, पेड ग्रुप वाले, उनको स्पेशल टॉपिक दिया था, तो सबको याद होना चाहिए ये तो। सो कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं बताइए जल्दी से। इसका आंसर है आपका 7 हो चुकी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, राइट। हाल ही में उत्तर प्रदेश की 7 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। अब कौन सी हैं वो जान लेते हैं। देखिए, उस टाइम पर 6 थी, क्योंकि कीठम झील जो है ना ये बाद में जुड़ी है, एग्ज़ाम से पहले 6 थी। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, सरसई नावर झील इटावा, एंड समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, सांडी पक्षी विहार हरदोई, पार्वती आरंग पक्षी विहार गोंडा, समन पक्षी विहार मैनपुरी, एंड कीठम झील आगरा। ठीक है, तो देखिए हो सकता है कि इस बार ये पूछा जाए कि यूपी का कौन सा नया रामसर साइट्स बना है, तो वो इस तरीके से पूछा जा सकता है प्रश्न, तो याद रखना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ओके, प्रयागराज चाकुओं का नगर के नाम से जाना जाता है। कानपुर पीतल नगरी, रामपुर अमरूद नगरी, मुरादाबाद चर्म नगर। हमें इनको पहले सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं अभी एक बता चुकी हूँ और हो सकता है कि एक से ही तुम सही उत्तर का पता लगाओ। अभी जस्ट बताया था मैंने कि जो प्रयागराज है उसको अमरूद के लिए वो फेमस है ना। तो ये आपका, एक सेकंड पहले हम ना इसको ऑप्शंस ऊपर आ जाएं, इतना तो कर ही लेते हैं इसको करेक्ट, ठीक है, ताकि पता चल जाए हमें। हो सकता है आपको आंसर दिख गया हो, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रयागराज अमरूद नगरी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। कानपुर जो है चर्म नगरी, ओके, चमड़ा उद्योग, राइट। एंड बात करेंगे रामपुर की, जो कि चाकुओं का नगर। मुरादाबाद की अगर हम बात करते हैं तो पीतल नगरी। नो नो नो, एम आई राइट और रॉन्ग? कुछ गड़बड़ हुआ है मुझे लग रहा है। नहीं, सही है, देखते हैं सही है कि नहीं। प्रयागराज, देखिए आप इस तरीके से पता लगा लीजिए, ए का तीसरा इसमें 2 दे रखे हैं, एक ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी का चौथा दे रखा है, किस में? इसी में तो दे रखा है। आंसर तो सी होना चाहिए कायदे से, तो सी ही आंसर है हमारा, बिल्कुल सही। प्रयागराज अमरूद नगरी, कानपुर चर्म नगरी, एंड रामपुर चाकुओं का नगर, मुरादाबाद पीतल नगरी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील एंड भारत, उपरोक्त देशों को उनके लौह उत्पादन के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओ माय गॉड, व्हाट अ क्वेश्चन। लगाइए इसको सीक्वेंस में, घटते हुए क्रम में लगाना। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ठीक है। तो देखिए हम ही इसको लगा देते हैं, आप लगा लीजिएगा अपना अलग से। एक्चुअली सबसे पहले आपका आएगा लौह, इसका घटता हुआ क्रम पूछा गया। ओके, सो चाइना, एंड आफ्टर दैट ऑस्ट्रेलिया, एंड लास्ट सॉरी थर्ड है ब्राज़ील एंड इंडिया। एम आई राइट? बी आंसर होना चाहिए इस तरीके से। तो देख लेते हैं एक बार। विश्व में लौह उत्पादन में शीर्ष 4 देश जो हैं वो चीन, ऑस्ट्रेलिया,
ब्राज़ील एंड भारत। अगर इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँगी, फालतू की कमेंटबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले ही बोल दे रही हूँ मैं इस चीज़ को। अगर मेरे को कुछ लगता है कुछ भी गड़बड़ तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर कर दूँगी, या फिर मैं अपना जो वहाँ पर कमेंट बॉक्स में पिन करके अपना कमेंट डाल दूँगी, ठीक है। उसमें भी मैंने डाल दिया है वैसे तो। थोड़ी सी चीज़ों को ना आप एडजस्ट करना सीखिए भाई, आप भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, तो इस तरीके से एकदम से इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, गलतियाँ सबसे होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। कुछ दलहन उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? ठीक है, तो तीसरा स्थान आना चाहिए कायदे से, तो ऑप्शन नंबर सी। कुल दलहन उत्पादन में भारत के शीर्ष राज्य जो है वो फर्स्ट पर एमपी है, सेकंड पर राजस्थान है, थर्ड पर उत्तर प्रदेश है। याद रखना, इसको सीक्वेंस को पूछा जाता है कई बार, तो पता चल गया आपको। बाकी के सॉरी, इससे पहले दूसरे कौन से हैं वो पता चल गया है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है? ONGC, GAIL, NTPC या फिर MTNL? ओके, सो महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है, ये आपसे पूछा गया है। MTNL आता है क्या? नहीं आता। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है, जबकि अन्य दी गई कंपनियां जो है वह महारत्न की श्रेणी में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 22। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? 10.23%, 12.30%, 17.34% या फिर 23.70%? सो जो विद्युत उत्पादन है इंडिया का, उसमें जल विद्युत का कितना पार्ट है, कितनी हिस्सेदारी है, क्या भागीदारी है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए 12.30%, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। ओके, भारत में कुल विद्युत उत्पादन तापीय विद्युत 20%, अक्षय ऊर्जा 23.70%, जल विद्युत की बात करें तो 12.30% एंड परमाणु विद्युत 1.8%। ओके, 23 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य क्रमशः हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा वनावरण वाले क्षेत्रों की, वनावरण वाले राज्यों को सीक्वेंस में लगाने के लिए बोला गया है। रिपोर्ट का ईयर याद रखिए, 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लगा देते हैं एक बार सीक्वेंस में, बहुत सारे दे रखे हैं, सारे सीक्वेंस यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, क्लियर आंसर बता देती हूँ। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा है। तो छत्तीसगढ़ के बाद आप लोग ऐड कर लीजिएगा ओडिशा अपने नोट्स या जहाँ पर भी आप लोग नोट करते हो कुछ भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट को। उत्तर प्रदेश के ये जिले इस क्षेत्र के क्षेत्रफल में 27% का योगदान करते हैं। शामली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाला उत्तर प्रदेश का 8वां जिला है। केवल एक और 2, 1 व 3 या फिर 1, 2 व 3 ये सारे ही सही हैं, ये बताना है हमको। तो देखिए ये जो तीनों ही स्टेटमेंट हैं बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में दिए गए सभी कथन बिल्कुल सही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। यह शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशें डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति पर आधारित हैं। ओह माय गॉड, इसके ऑप्शंस ना कुछ मिस्टेक हुई है, ऑप्शंस यहाँ पर टाइप नहीं हो पाए हैं, सॉरी फॉर दैट। लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे ही ऑप्शन होंगे कि केवल एक सही है या फिर 1, 2, 3 इस तरीके से। तो सारे ही जो स्टेटमेंट हैं ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बिल्कुल सही हैं, यानी कि
डी आंसर इसका हो जाएगा। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ, यहाँ पर तीसरी बोला गया है ना कि ये तीसरी शिक्षा नीति है, यानी कि 1986 में हो गया एक तो, इससे पहले 1968 में आई थी, ठीक है, याद रखना 1968, उसके बाद 1986, उसके बाद अब आ गई 2020 में, ठीक है, तीनों ही सन याद रखना, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ये प्रश्न भी UPPCS में 2020 में पूछा गया था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है आई थिंक, बट कोई बात नहीं, बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में दिए गए सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं। 25 क्वेश्चंस आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो मैं दोबारा से उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को एक कमेंट मिल ही जाएगा स्पेशल आप लोगों के लिए। सो इट्स ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।